नंबर 3 है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर बोलते किसको है? तो कंपनी का जो भी ओवरऑल प्रॉफिट है, बराबर है, वो उसके पर शेयर पे कितना प्रॉफिट मिला उसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। बराबर है कि एक शेयर की कीमत आज की तारीख में क्या आएगी, बराबर है, या एक शेयर जो भी है उसकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है, उसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। अच्छा, ये जो हैगा तेरा इंटरनल एक्सटर्नल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आईएमपी वाला आएगा। इसके अंदर से तेरा इंटरनल एक्सटर्नल में दोनों में मिला के 32.5 मार्क कवर होंगे। बराबर, इंटरनल में तेरा आएगा तो भाई 15 मार्क एमसीक्यू के आएंगे, एक्सटर्नल में 15 मार्क आएंगे, ने घड़ी मार्क आएंगे, तो 32.5 मार्क क्या हो गए तेरे ओवरऑल कवर होंगे। थियरी प्रैक्टिकल दोनों साथ में करेंगे। बराबर, उससे क्या होगा पूरे का पूरा चैप्टर अपना कवर हो जाएगा। स्टार्टिंग करते हैं। अर्निंग पर शेयर इज अ वाइडली यूज मेजर टू एनालिसिस द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। अर्निंग पर शेयर क्या करेगा? तो भाई कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है वो बताएगा। इट इज अ फिनेंशियल रेशियो। वो कौन सा रेशियो है? फिनेंशियल रेशियो। अंडरलाइन कर दे। डेट गिव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अर्निंग अवेलेबल टू ईच इक्विटी शेयर। वो तुम्हारे को बताएगा कि हर एक इक्विटी शेयर जो भी है उसकी कितनी अर्निंग है कि वो तुम्हारे को हेल्प करेगा कंपैरिजन करने के लिए। बराबर है, जो तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एंटरप्राइज है उसके साथ भाई उसके साथ साथ वो क्या करेगा, तुम्हारे को यूजफुल इन्फॉर्मेशन देगा प्रेजेंट के बारे में, तुम्हारे इन्वेस्टरों को भी इन्फॉर्मेशन वगैरह देगा। बराबर, और वो इक्वली यूजफुल है किसके लिए? इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन के लिए। इंट्रा फॉर्म मतलब दो फॉर्म होते हैं ना, अपने खुद का जो फॉर्म होता है उसके दो अलग अलग पीरियड का कंपैरिजन करना आएगा ना, तो भी क्या कर सकते हो तुम इजीली कर सकते हो। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फिनेंशियल रेशियो। वो कैसा है कि इम्पोर्टेंट फिनेंशियल रेशियो हैगा, बराबर है, जो किसके ऊपर से होता है? मार्केट प्राइस के ऊपर से होता हैगा। इन ऑर्डर डेट मेजर ईपीएस ऑफ अ परफॉर्मेंस इज इफेक्टिव and to improve capability as between 2 or more accounting period। 2 या उससे ज़्यादा साल के अंदर तुम्हारी जो भी है तुम्हारे शेयर की प्राइस के अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, शेयर की अर्निंग पर शेयर बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बराबर, उसके ऊपर होता है, उसके बारे में बताता है। कंसिस्टेंसी इन द मैथड कॉम्पिटिशन ऑफ ईपीएस मस्ट इंश्योर्स ऑफ AS20। तेरे को सम टाइम एमसीक्यू में पूछते हैं कि अर्निंग पर शेयर जो भी है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके अंदर बताया? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 के अंदर है। बड़े AS20 याद रखना है। उसके बाद एक नीचे 2-4 लाइनें छोड़ के देख, वहाँ पर नीचे तेरे को दिया आएगा पार्ट 4 ऑफ शेड्यूल नंबर 4। बराबर है, नीचे से 1 2 3 4 5वें नंबर की लाइन नीचे से, उसको भी अंडरलाइन कर दे। अब देख यहाँ पर इधर क्या दिया है, इसके नीचे हम लोग देखते हैं कि 3rd नंबर की लाइन, पोटेंशियल इक्विटी शेयर इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और अदर कॉन्ट्रैक्ट दैट एंटिटी और मे एंटाइटल इट्स होल्डर टू इक्विटी शेयर। एग्जाम्पल ऑफ द पोटेंशियल इक्विटी शेयर आर कन्वर्टेबल डिबेंचर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, शेयर वारंट और ऑप्शन इंक्लूडिंग एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लस। क्या बोला हुआ है? पोटेंशियल इक्विटी शेयर किसको कहते हैं? तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है? वो अभी इक्विटी शेयर नहीं है पर आगे जाके वो क्या हो सकते हैं? इक्विटी शेयर के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे कि क्या बोला हुआ है? कन्वर्टेबल डिबेंचर, तो वो अभी तो डिबेंचर है पर 4 5 10 साल के बाद क्या हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर हो जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्टेबल डिबेंचर को जो आगे जाके इक्विटी शेयर होगा उसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल इक्विटी शेयर बोलेंगे। उसी तरीके से कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होता है, शेयर वारंट होता है, नहीं एम्प्लॉय ऑप्शन प्लान होता है कि भाई एम्प्लॉयज़ के बाद ऑप्शन होता है कि वो क्या कर सकता है आगे जाके उसको क्या कर सकता है? शेयर के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। टाइप्स ऑफ ईपीएस, हर बार इसको पर एमसीक्यू बनाइए है ना, बनेगा ही बराबर इंटरनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। देख क्या बोला हुआ है? 2 तरीके के ईपीएस है क्या? बेसिक ईपीएस है, डाइल्यूटेड ईपीएस है। बेसिक ईपीएस की देख फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट और लॉस हैगा डिवाइड बाय क्या करने का? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर
आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड है, बराबर, वो उसकी क्या आएगी, फॉर्म आएगी। अब क्या बोला हुआ है, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर अ पीरियड एट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर इज टू बी कॉम्प्यूटेड एज अंडर। अभी जो भी नेट प्रॉफिट है कि लॉस है इक्विटी शेयर वालों का, वो तुम किस तरीके से काउंट करोगे, बराबर है। तो देख सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले तेरे को दिया होगा कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट। सबसे पहले क्या कर दो, नेट प्रॉफिट तुम कैलकुलेट कर लो, बराबर है। प्रायर पीरियड आइटम एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एज पर द AS5 एंड ऑल्सो डिडक्ट टैक्स एक्सपेंसेस। सबसे पहले तेरे को क्या करना है, नेट प्रॉफिट का फाइंड कर लेना है। नेट प्रॉफिट के अंदर से तेरे को क्या करना है, जितने भी टैक्सेस है उसको तो माइनस कर दो। मतलब EBIT के अंदर है, देख सबसे पहले होता क्या है, ध्यान से सुनियो। सबसे पहले तुम कोई भी चीज़ को बेचोगे, सेल्स करोगे, वो सेल्स करने से तुम क्या करोगे, वेरिएबल एक्सपेंसेस को माइनस करोगे, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करोगे, तो तेरे को कंट्रीब्यूशन मिलेगा। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स एक्सपेंसेस को माइनस करोगे तो EBIT मिलेगा। EBIT में से इंटरेस्ट को माइनस करोगे तो EBT मिलेगा। ये EBT को हम नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसका अंदर से तुम इंटरेस्ट, उसको अंदर से तुम टैक्स माइनस कर दो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तेरे को मिल जाएगा, बराबर है, जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं। अब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का क्या है, मतलब ये जो प्रॉफिट है वो है किसके लिए, शेयर होल्डर के लिए प्रॉफिट है, बस। अच्छा, शेयर होल्डर होते कितने तरीके के हैं, दो तरीके के, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एक इक्विटी शेयर होल्डर, बराबर। तो ये जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया उसमें से हम लोग करेंगे क्या, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो पैसा होगा वो उन्हों को दे देंगे, तब बचेगा पैसा किसके लिए, इक्विटी वालों के लिए बचेगा, बराबर है। तो ये वही कहता है, क्या बोला सेकंड नंबर पे, प्रेफरेंस शेयर का जो भी डिविडेंड होगा उसको भी माइनस कर दो। अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, the amount of preference dividend already declared or provide will be deducted। अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर मतलब दो तरीके के प्रेफरेंस शेयर है, एक क्यूमुलेटिव है, एक नॉन क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव क्या होगा, आगे जाके शेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब आगे जाके कन्वर्ट नहीं होगा। बस नॉन क्यूमुलेटिव का अगर उन लोग ने कोई भी डिविडेंड वगैरह अभी तक दिया भले नहीं है, पर अगर डिक्लेयर भी कर दिया है तो उसको भी तुम क्या कर दो, माइनस कर दो। ने जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, जिन्हों का प्रेफरेंस डिविडेंड कैसा है, पेएबल है, चाहे तुमने वो प्रोवाइड किया हो चाहे ना किया हो, उसको भी क्या कर देने का है, तुम्हारे को माइनस कर देने का है, बराबर। देख 99.99% सम सब चीज़ तेरे को दे देते, कुछ काउंट करने की जरूरत है नहीं, कोई बड़े बड़े वाले कोई सम्स है नहीं, ना तेरा कोई जात के फॉर्मेट वगैरह बनाने की रिक्वायरमेंट है कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, ऐसा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे टाइप के सम्स है, बराबर है। देख अब आता है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है कि भाई कितने शेयर अभी तेरे पास है मार्केट में, तूने कितने शेयर इश्यू किए, उसको क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कहते हैं। इसके बाद आता है पॉइंट ग्रोथ कंसिडरेशन। तो देख उसमें क्या क्या आता है, पार्टली पेड अप शेयर होंगे, इक्विटी शेयर विद डिफरेंट नॉमिनल वैल्यू होगा, बोनस शेयर व्हेन इश्यू होगा। ये तीन टाइप के हैं, तीन अलग अलग तरीके के, तो तीनों के ऊपर हम लोग सम करेंगे। देख ध्यान से सुन, पार्टली पेड शेयर, पार्टली पेड अप शेयर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे पूरे के पूरे पैसे तुमने नहीं पे कर या तुम्हारे को पूरे के पूरे पैसे नहीं मिले, बराबर है। अब सपोज समझ ले फॉर एग्जाम्पल के तौर पे तुमने 1 लाख शेयर 10 रुपये का एक ऐसे तुमने इश्यू किया, ध्यान से सुनिए, कितने शेयर इश्यू किए, 1 लाख शेयर 10 रुपये का एक, पर अभी तक तुमने उसके ऊपर 5 रुपये मंगवाए, मतलब मंगवाए कितने, आधे मंगवाए ना, तो तेरा 1 लाख जो शेयर है वो काउंट नहीं होगा। शेयर कितना काउंट होगा, आधा होगा, आधा मतलब 50,000 काउंट होगा। मतलब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जब भी हम लोग कंसिडर करेंगे, अगर पार्टली पेड अप शेयर रहेगा तो जितना पेड अप हुआ होगा उतना कंसिडर करेंगे। 10 मंगवाई दे, आए कितना अभी तक, 5, आधे आए ना, तेरे शेयर की कीमत, तेरे शेयर थे कितने, 1 लाख के थे, 1 लाख नंग थे ना, बस तो उसके आधे आधे कितने हो जाएंगे, 50,000। प्रैक्टिकली करेंगे तो ये सब चीज़ तेरी कवर होगी। बराबर, ये पार्टली पेड अप शेयर के ऊपर सम हैगा, डिफरेंट नॉमिनल वैल्यू के ऊपर सम हैगा, बोनस शेयर हैगा उसके ऊपर भी क्या हैगा तेरा सम हैगा। सब सम्स करेंगे, ऑटोमेटिक थियरी के बारे में तुम्हारे को पता चलेगा। इसके बाद एक आता है डाइल्यूटेड ईपीएस, वेरी मोस्ट आईएमपी, बराबर, थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे आईएमपी
MCQ इसके अंदर से आता ही है बराबर है। नहीं एक्स्ट्रा के अंदर भी देखो शॉर्ट नोट वगैरह 2-3-4 मार्क के अंदर इसके बारे में पूछ सकते हैं। देख डाइल्यूटेड ईपीएस किसको कहते हैं? सबसे पहले क्या होता है? द बेसिक ईपीएस indicate the capacity of the business to generate earning in future when no change, underline कर दे, no change expected, जहाँ पे तुम क्या करते हो कोई भी तुम चेंज नहीं करते, एक्सपेक्टेड इन द नंबर ऑफ शेयर, तुम नंबर ऑफ शेयर को चेंज नहीं करते तो उससे जो तेरे को मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? बेसिक ईपीएस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेसिक ईपीएस बोलेंगे। However, when a change in the number of shares is anticipated, it is necessary to take into account the effect of those changes. अगर आगे फ्यूचर में तेरे शेयर है, शेयर के नंबर ऑफ शेयर अगर तेरे बदलाएंगे तो तेरे को क्या करना पड़ेगा? उसकी इफेक्ट तेरा बतानी पड़ेगी, उसकी इफेक्ट तेरे को चेक करनी पड़ेगी। द कॉन्सेप्ट ऑफ फुल्ली डाइल्यूटेड EPS taking into consideration the impact of the anticipated change in the number of share on EPS. The object of the computation and disclosure of the diluted earning per share is to keep the shareholder informed of the effect that future dilution will have on the EPS. देख क्या बोला हुआ है? EPS का मतलब क्या होता है? बेसिक EPS मतलब वहाँ पे तुम क्या करोगे? कोई भी जात के तुम्हारे नंबर ऑफ शेयर के अंदर तुम चेंजेस करना नहीं चाहते हो तो तुम क्या करोगे? बेसिक ईपीएस फाइंड करोगे। बट अगर फ्यूचर में तेरे नंबर ऑफ शेयर के अंदर अगर चेंजेस होने वाले हैं तो तुम अभी से क्या करोगे? तुम्हारे शेयर होल्डर को बता दोगे कि देखिए बेसिक ईपीएस मतलब अभी ईपीएस इतना है, अर्निंग कैपेसिटी पर शेयर इतना है, बट फ्यूचर में हम नंबर ऑफ शेयर को चेंज करेंगे तो क्या हो सकता है? हमारा ईपीएस इतना हो सकता है, फ्यूचर में इतना होगा। उसको क्या बोलते हैं? डाइल्यूटेड ईपीएस बोलते हैं। Diluted earning per share is calculated when there are a potential equity share, अंडरलाइन कर दीजिए, पोटेंशियल इक्विटी शेयर। जहाँ पे क्या हुए? पोटेंशियल इक्विटी शेयर हुए ना, वहाँ पे तुम डाइल्यूटेड ईपीएस ढूंढोगे। अच्छा पोटेंशियल ईपीएस शेयर मतलब क्या होता है? पोटेंशियल इक्विटी शेयर स्टार्टिंग में देखा ना, पोटेंशियल इक्विटी शेयर कहते किसको है? तो जहाँ पे तुम क्या हुए? अभी डिबेंचर है, आगे जाके शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी प्रेफरेंस शेयर है, आगे जाके इक्विटी शेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अभी क्या है? स्टॉक ऑप्शन प्लान है, आगे जाके इक्विटी शेयर के अंदर कन्वर्ट होगा। उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल इक्विटी शेयर कहते हैं। मतलब जहाँ पे पोटेंशियल इक्विटी शेयर हुए वहाँ पे तुम डाइल्यूटेड काउंट करोगे। पोटेंशियल मतलब क्या होगा? आगे जाके वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे को हमारे जो भी इन्वेस्टर है उनको बताना तो पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा कि देख हम लोग चेंज नहीं करते तो बेसिक के ऊपर से ईपीएस इतना आएगा। इन फ्यूचर के अंदर अगर ये प्रेफरेंस वाले डिबेंचर वालों को अगर हम लोग बदल भी डालेंगे तो फ्यूचर में जाके क्या हो जाएगा? ईपीएस तेरा इतना हो जाएगा, वो उनको बताना पड़ेगा ना। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? डाइल्यूटेड ईपीएस ढूंढेंगे। अच्छा अब डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर क्या करने का? तो नेट प्रॉफिट हम लोग ढूंढेंगे जैसे हम लोग आगे ढूंढते थे। अब ये ध्यान से सुनिए आगे क्या था। तो भाई आगे हम लोग ने सेल्स में से सब चीज़ें माइनस करी, चलिए आप लोग को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिला। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अपन ने क्या करा? प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। फिर जो बचा वो किसका बचा? इक्विटी शेयर वालों का बचा ना। अभी फॉर एग्जांपल के तौर पे सपोज समझ लो कि भाई ऐसी सिचुएशन है कि हम लोग ने क्या करा? प्रेफरेंस शेयर को आगे जाके इक्विटी में कन्वर्ट कर डाला। अब प्रेफरेंस शेयर वालों को अपने इक्विटी में कन्वर्ट कर डालाएगा तो होगा क्या? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तेरे को मिल गया। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो है ही नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते तो अपने क्या करते उनको? डिविडेंड देते ना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ही नहीं तो उनको फिर डिविडेंड भी देने का। तो यहाँ पे फिर तेरा नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो तेरे को मिला ना वो तेरा फिर नेट प्रॉफिट हो जाएगा। वो बेसिक में क्या था? प्रेफरेंस शेयर वाले है तो उसको अपना क्या करना पड़ता था? उनको हमारे को प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड देना पड़ता था। फिर जो बचता था वो इक्विटी का बचता था ना। अब यहाँ तो प्रेफरेंस है ही नहीं तो जो बचेगा वो सब किसका होगा? इक्विटी वाला। इसके ऊपर भी क्या आएगा? सम्स वगैरह आया। इसके बाद आता है डाइल्यूटेड अर्निंग, रिवाइज अर्निंग। बराबर, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और लॉस, वो तो हम लोग सम्स करेंगे तो अपनों को, हाँ ये सम्स के ऊपर है, थियरिकल उसका कुछ काम नहीं है। सम्स करने के बाद इसके हम लोग थियरी देखेंगे। अब आ जा डिलीटिव शेयर, नेक्स्ट है ना।
A potential equity share is diluted if after giving the effect of their conversion into equity share. अंडरलाइन कर दे. डिल्यूटिव शेयर किसको कहते हैं? तो ऐसे वाले शेयर जो पहले कैसे हुए पोटेंशियल इक्विटी शेयर है. मतलब पहले कैसे थे, का तो डिवेंचर हुए, का तो क्या हुए प्रेफरेंस शेयर हुए, का तो एम्प्लॉय स्टॉक प्लान हुए, बट फ्यूचर में वो इक्विटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे. अभी कन्वर्ट नहीं होएगा. बट तो जब वो कन्वर्ट हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? डिल्यूटिव शेयर बोलेंगे. इसके बाद आएगा एंटी डिल्यूटिव शेयर. अंडरलाइन करियो, ये दो एमसीक्यू है, मोस्टली टाइम रिपीटेड हैगा. A potential equity share is an anti-dilutive if after giving the effect of their conversion into equity share, the recalculated EPS is a more than a basic. अंडरलाइन कर दे. EPS is more than basic EPS. उसको ऊपर वाले में अंडरलाइन करियो. लेस देन. देख सुन ध्यान से सुन. मोस्ट IMP है, सम्स के बाजू में तेरे को नोट में ही लिखना पड़ेगा. बल्कि डिल्यूटेड है कि एंटी डिल्यूटेड है. ध्यान से सुनियो. बेसिक ईपीएस है. बेसिक ईपीएस किसको कहते हैं? जहां पे तुम क्या करते हो कि भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैगा. अभी रिसेंट तेरी क्या कंडीशन है? नेट प्रॉफिट को क्या कर देने का? डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर देने का. तो तेरे को बेसिक मिल जाएगा. अच्छा, डिल्यूटेड हम क्या के लिए ढूंढते हैं कि फ्यूचर में अगर शेयर वगैरह हमारे चेंज हो गए तो अर्निंग पर शेयर कितना होगा, उसका हम डिल्यूटेड ढूंढते हैं. अब डिल्यूटेड सपोज समझ ले फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने जब बेसिक ईपीएस ढूंढा तो हमारे को अर्निंग पर शेयर सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे 50 आया. कितना आया? अर्निंग पर शेयर बेसिक का 50 आया. अब हम लोग ने क्या करा, उसको डिल्यूटेड किया. तो डिल्यूटेड वाला हम लोग ने ढूंढा ना. तो सपोज समझ डिल्यूटेड का आंसर मेरा आया 45. बेसिक से कैसा आया? कम आया. बेसिक से कम आया मतलब ये क्या हुआ? डिल्यूटिव शेयर हुआ. कौन सा हुआ? देख अपना अंडरलाइन करा नहीं, क्या लिखा हुआ था? लेस देन बेसिक अर्निंग पर शेयर. अच्छा, अब अपना बेसिक है 50, पर हम लोग ने जो काउंट करा, काउंट करने के बाद हमारा आंसर फॉर एग्जांपल के तौर पे 60 आया डिल्यूटेड का. तो उसको क्या बोलेंगे? एंटी डिल्यूटिव शेयर बोलेंगे. एंटी डिल्यूटिव मतलब क्या कि जिसके आने से क्या होगा, तेरा अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा. नहीं, डिल्यूटिव में क्या हो जाएगा? उन्होंने के आने से तेरा अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा. ये याद रखियो, ये एमसीक्यू में आएगा. बराबर अभी से तुम्हारे को बोल देता हूँ. ये तेरे को एक्स्ट्रा के अंदर थियरी भी 5 मार्क की शॉर्ट नोट वगैरह पूछेंगे तो तेरे को उसके बारे में पूछेंगे. बराबर अंडरलाइन करके दिमाग में फीड कर लीजिए. IMP को लिख दो. चल अब बाकी की थियरी हम लोग बाद में देखेंगे. अभी सम्स के अंदर जाते हैं क्या? बराबर है. चलो एग्जाम्पल नंबर 1 देख. क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हैगा? एक्स लिमिटेड हैज 12 लाख इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2019. 1 अप्रैल 2019 के दिन उसके पास कितने इक्विटी शेयर थे? 12 लाख इक्विटी शेयर थे. तो देख हम लोग एक टेबल बना लेंगे. टेबल में देख सबसे पहले अपन को क्या करने का, अभी हमारे को क्वेश्चन में देख पूछा क्या आएगा, तो कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर इक्विटी शेयर पूछा आएगा. तो कभी भी वेटेड एवरेज नंबर इक्विटी शेयर पूछे तो आपने करने का क्या, ऐसा टेबल बना देने का. डेट आवे, पर्टिकुलर आवे, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग आवे, वेट फैक्टर आवे ने वेटेड एवरेज नंबर इक्विटी शेयर आवे. ठीक है. देख क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्स लिमिटेड हैज 12 लाख इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2019. 1 अप्रैल 2019. बराबर. देख तो हम लोग क्या करेंगे, डेट के अंदर लिख देंगे 1 अप्रैल 2019. ओपनिंग है, ओपनिंग लिख दूंगा. 12 लाख बोला है तो नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग में 12 लाख लिख दूंगा. ऑन 1/7/2019 डेट कौन सी है? 1/7/2019. तो आपने लिख देंगे 1/7/2019. बराबर है. कंपनी इश्यू 3 लाख शेयर. तो देख पर्टिकुलर में क्या लिख दूंगा? इश्यू. देख इश्यू करना मतलब क्या होता है, कंपनी बाहर इतने शेयर बांटती है. अब ऑलरेडी 12 लाख शेयर थे, कंपनी ने क्या करा, दूसरे 3 लाख शेयर इश्यू करा. तो टोटल शेयर कितने हो जाएंगे? 15 लाख हो जाएंगे ना. बराबर है. तो देख नंबर ऑफ शेयर अब अपने कितने हो जाएंगे? 15 लाख हो जाएंगे. पहले 12 तो थे, अभी 3 अपनों ने क्या करे, इश्यू करे. टोटल हो गए कितने? 15. आगे क्वेश्चन में देख क्या बोला हुआ है. बराबर. और 1/1/2020 it bought back 1 lakh share.
तो डेट के अंदर लिख दूंगा 1/20, बाईबैक किया तो बाईबैक लिख दूंगा। बाईबैक का मतलब क्या, देख इश्यू का मतलब क्या होता है, मार्केट के अंदर इश्यू करेंगे, इश्यू हुए तो ऊपर जो शेयर उसमें प्लस कर देने का, नहीं बाईबैक हुए तो माइनस कर देना, ठीक है। 1 लाख शेयर उसने क्या करा, बाईबैक करा। शेयर थे कितने, 15 लाख थे, पहले 12 थे पर 3 इश्यू का तो 15 हुए ना, 15 के बाद 1 लाख शेयर को हम लोग ने बाईबैक कर दिया, तो अब शेयर अपने कितने हो गए, 14 लाख हो गए। चाहे बड़ी बराबर है, बाईबैक में क्या करने का, माइनस करने का। अब आता है तेरा वेट फैक्टर। तो देख वेट फैक्टर आएगा किस तरीके से, साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, बस तो डिवाइड में क्या कर दिया, देख सब वेट फैक्टर में डिवाइड बाय 12 12 12 कर दिया। अच्छा देखा, ध्यान से सुनिए, तेरे को पहले नंबर की डेट कौन सी दिए, 1/4, पहले नंबर की डेट कौन सी दिए, 1/4, दूसरे नंबर की डेट कौन सी दी है, 1/7, बर दोनों के बीच का डिफरेंस। तो देख चौथा महीना पूरा, 5वां महीना पूरा, 6ठा महीना पूरा, 7वां तो जो एक दिन हुआ है, कितने महीने हुए हैं, 3 महीने हुए ना। तो देख पहले का वेट तेरा कितना आ गया, 3 डिवाइड बाय 12, महीने 12 होते ना इसके लिए। अच्छा दूसरे का मेरे को वेट ढूंढना है ना, तो मैं क्या करूंगा, तो दूसरे का वेट ढूंढने के लिए 1/7 से लेके 1/1 तक जाऊंगा। दूसरे नंबर की डेट कौन सी हैगी, 1/7, तीसरे नंबर की डेट कौन सी हैगी, 1/1, तो 1/7 से 1/1 तक, मतलब 7वां महीना पूरा, 8वां महीना पूरा, 9वां महीना पूरा, 10वां, 11वां, 12वां, कितने महीने हुए, 6 महीने हुए। तो देख लिखा 6 डिवाइड बाय 12। अब कौन सी तारीख आ गई है, 1/1। अब इसके नीचे तो कोई तारीख है नहीं ना, तो कोई भी तारीख ना हो तो कब तक जाने का, 31 मार्च तक जाने का। तो देख जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, तो 3 महीने हो गए ना, 3 6 3, टोटल हुए कितने, 12, इसके डिवाइड में 12 12 12। रिपीट अगेन, पहले नंबर का अगर तेरे को वेट ढूंढना है तो क्या करने का, पहले नंबर की तारीख से दूसरे नंबर की तारीख तक का ढूंढने का, दूसरे का तो दूसरे से तीसरे का, तीसरे का तो तीसरे से चौथे का, अगर चौथा नहीं है तो 31 मार्च तक का काउंट कर डालने का। बराबर। देखा अब हम लोग करेंगे क्या, 5वें नंबर का कॉलम ढूंढना है, तो 5वें नंबर के कॉलम के लिए नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाई बाय वेट फैक्टर का डालेंगे। 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, तो 3 लाख आंसर आएगा, बराबर है। इसके बाद 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, 7,50,000। 14 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, 3,50,000। सबका प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 14 लाख रुपए तेरा आंसर आएगा। चाहे बड़ी, ये तेरे को क्या मिल गया, वेटेड एवरेज नंबर इक्विटी शेयर तेरे को मिला। उसी तरीके से देख क्वेश्चन नंबर 2 तेरे को दिया आएगा। देख क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम उसी तरीके से देख डेट देगा 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल लिख दिया। बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर, बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर मतलब ओपनिंग दिया है, ओपनिंग कितना दिया है, 360, तो 360 लिख दिया। 31/8 इसके बाद तारीख दिया, तो क्या करेंगे, 31/8 नीचे डेट में लिख देंगे ना। क्या करा हुआ है, इक्विटी शेयर इश्यू किया है, तो इश्यू लिख देंगे। कितना इश्यू किया, 1/20, पहले 360 तो थे ना, अभी 1/20 आए तो हो गए कितने, 4,80,000, बराबर है। इसके बाद क्या करा हुआ है, 1 फेब के दिन इक्विटी शेयर क्या करे आप लोग ने, बाईबैक किया। कितने करे, 60,000, तो 60,000 क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक 31 मार्च पे देख क्या है, बैलेंस दिया है। बैलेंस मतलब ये क्लोजिंग दिया है, तो क्लोजिंग से अपनों को लेवा देवा ही नहीं है, ओपनिंग से लेवा, क्लोजिंग की एंट्री नहीं करने की पड़ी, तो बाजू में चिकड़ा लगा दो, लगा दे। अब ये ध्यान से सुनिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, वेट ढूंढेंगे। तो पहले नंबर का वेट ढूंढने के लिए क्या करूंगा, 1/4 से 31/8 तक, 14 महीना पूरा, 5वां पूरा, 6ठा पूरा, 7वां महीना पूरा ना, 8वें महीने की 31 तारीख है, तो 8वां भी पूरा ने, 5 महीने हुए। अच्छा दूसरे का वेट ढूंढना है, तो दूसरे ने तीसरे के बीच का डिफरेंस निकालूंगा, तो दूसरी तारीख कौन सी, 31/8, बराबर है, ने नीचे का 1-2 है का, तो 31/8 है, मतलब 8वां महीना तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है ना, तो 9वां महीना, 10वां महीना, 11वां, 12वां ने पहला, दूसरे महीने की तो पहली तारीख है, तो 5 महीने हुए, 5 डिवाइड बाय 12। अब तीसरे नंबर की तारीख कौन सी, 1 तारीख है, तो
इसके बाद तो अब कोई तारीख है नहीं ना, तो 31 मार्च तक अकाउंट करने का, दूसरा महीना पूरा, तीसरा महीना पूरा, 2 महीने हुआ, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर को हम लोग वेट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तेरे को मिल जाएगा। शायद बड़ी ना, चलो 2 सम फटाफट काउंट कर लो, इसके बाद वाले जो सम्स है वो दूसरे नंबर की वीडियो में आएंगे।